करो ना एक बार। हाँ कर ले, स्टार्ट हो गई है हाँ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। हाँ अब स्टार्ट करो। ठीक है। हाँ चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की और बात मैं थोड़ा करता हूँ, फिर तुम कंटिन्यू कर देना। रुको तो रुको एक सेकेंड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 1 से 75। क्या हुआ? रुको एक सेकेंड, हाँ अभी करो। हाँ तो अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो सेक्शन 1 से 75 तक जो है अपना बेसिक प्रिंसिपल फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं। उसके बाद 76 से लेके 127 तक से सब गुड एक्ट में पढ़ लिए। अब 124 से है तो सबसे पहले इंडिमनिटी का डेफिनेशन जो है ये सेक्शन 147 में है कि जहां एक पार्टी दूसरे को प्रॉमिस करती है किसी भी लॉस के अगेंस्ट कंपेंसेट करने को। अब वो लॉस तो वो खुद वो पार्टी करती है उस जिसको प्रॉमिस है उस केस में कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। तो सेक्शन 124 यही बताता है। 124 था ना यार, मैंने 147 बोल दिया, सॉरी। तो सिक्योरिटी देता है लॉस के अगेंस्ट। इसका एग्जांपल अगर ले लिया जाए तो एक पार्टी जो है राम, उसने श्याम को बोला कि भाई तू जाके मोहन कर दे और अगर तुझे कोई लॉस होता है तो मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट करूंगा। तो अब मोहन केस कर दिया लेकिन केस हार गया। अब केस में 5 लाख रुपया देना पड़ गया मोहन को। तो अब राम जो है श्याम को पैसा देगा बिकॉज श्याम ने इंडेमनिटी दी थी कि भाई तेरा अगर कोई लॉस होता है तो आई विल इंडेमनीफाई यू। यहाँ पे फायर और इंडेमनिटी होल्डर, सॉरी, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर दो पार्टी होते हैं। इंडेमनीफायर मतलब कि जो प्रॉमिस करता है कि भाई तुम्हें लॉस से मैं बचाऊंगा, और इंडेमनिटी होल्डर जिसको प्रॉमिस किया जाता है कि भाई अगर तुम्हें मतलब जिसको लॉस होता है और जिसको बचाया जाता है, मतलब जिसे प्रॉमिस किया जाता है लॉस से बचाने का। तो ये बात हो गई। उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए, भाई थोड़ा आगे बढ़ा दे यार, याद थोड़ी है। एक्सप्रेस भी हो सकता यहाँ पे। हाँ एनालिसिस दिया हुआ है इसमें, तो कुछ खास है नहीं कि मतलब या तो उसके कंडक्ट से, मतलब जिस पार्टी ने प्रॉमिस किया उसने कोई लॉस किया या कोई और पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन में जो है बोला गया है कि एक्सीडेंट नहीं कवर हो जाएगा, एक्ट ऑफ गॉड नहीं कवर होगा, लेकिन ये होता है। मतलब अगर ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें जो कि ब्रिटेन से लिया गया था, तो उसमें एक्ट ऑफ गॉड और ये सब भी है जो कि इंश्योरेंस वगैरह तो इसमें आता है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है तो थोड़ा साक्षी बताना कि भाई इंश्योरेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी है या नहीं, मतलब थोड़ा क्लियर करना इसको। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, बट लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, बिकॉज उसमें ऐसा तो कुछ भी। तो यहाँ पे जो है एक्ट ऑफ गॉड, अब मान लो कि हाँ भूकंप आ एक्ट ऑफ गया या, गॉड और ये सब है, पार्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। तो यहाँ पे तो लिखा है दस इट इज नॉट कवर्ड नहीं, द लॉस अगर। लॉस ओकेजन बाय एक्सीडेंट जो कि पर्सन और एक्ट ऑफ गॉड ने नहीं किए हैं, उनके अलावा अगर कुछ भी हो रहा है तो वो कवर नहीं है, ये तो कवर है। ओ मींस कवर है। हाँ ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था, तो चलो ये कंफ्यूजन कुछ नहीं था, मतलब ये है कि मतलब कवर्ड है। एंड तो ये हाँ कॉन्ट्रैक्ट हाँ। ऑफ इंडिमिनिटी होगा। और अब मैं करती हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है हाँ दो कंटिन्यू। तरीके से होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक्सप्रेस्ड भी और इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस्ड मतलब वो बता दे रहा है ऑन ओरल या रिटन कि भाई मैं तुझे कॉम्पनसेट करूंगा। और इम्प्लाइड में ये है कि अगर वो जो प्रोमिसोर है, मतलब वो ऐसा कुछ कंडक्ट कर देता है, फिर ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिस वजह से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है इंडेमनिटी का। और अब आगे ये चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को बनाने के लिए भी वही कंडीशंस और वही एसेंशियल्स जरूरी है जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए होते हैं। और वो सारे ये है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है, इंटेंशन होनी चाहिए, लीगल मीन्स ऑब्लिगेशन अगर क्रिएट करने मीन्स की। अगर इन शॉर्ट में बोले तो सेक्शन 10 जो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसका सारा प्रोविजन हाँ फुलफिल होना चाहिए। हाँ, वही सेम है सारे कंसिडरेशन। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट अनसाउंड माइंड वो सब नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और द अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। और कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो कि वॉइड है, मतलब लॉ के लॉ ने उसको वॉइड बता रखा है, जैसे एग्रीमेंट ऑफ रीस्टेंट ऑफ ट्रेड और रीस्टेंट ऑफ मैरिज। और एक कंडीशन ये भी है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है अग्रीमेंट की वो सर्टेन होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जिनको परफॉर्म ही नहीं कर सकते।
और एक्ट भी जो है इम्पॉसिबल एक्ट नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जो कि परफॉर्म किया जा सकता है, और लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी होनी चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का एग्जिस्टेंस हो सकता है। हाँ मतलब ये सेक्शन 10 और उसके आसपास का जो भी था वो पिछले साल हाँ जो पढ़े थे साला वो ये फाउंडेशन हाँ वाला। हाँ। उसके बाद में ये है कि राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, मतलब जो इंडेमनिटी होल्डर है, मतलब जिसको प्रॉमिस किया गया है कि भाई तुम्हारा लॉस जो है मैं कॉम्पनसेट करूंगा, वो क्या क्या क्लेम कर सकता है जब लॉस होता है। उसमें 3 चीजें हैं वो जो कवर कर सकता है। सारे डैमेजेस जो भी उसको नुकसान हुए हैं, मतलब अगर, मतलब जो भी उसको नुकसान हुआ है, उसकी जो भी आग लग गया मान लो गोडाउन में, तो कुछ भी हुआ है XYZ, तो सारा डैमेजेस क्लेम करेगा। ऑल कॉस्ट मतलब जो भी एक प्रूडेंट इंसान करता है कि अगर केस फाइल करेगा, जो भी करेगा, तो उसमें जो कॉस्ट आएगा वो सारा भी क्लेम करेगा वो। और ऑल सम्स में भी है कि अगर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मतलब अगर गुड, मतलब लॉस को बचाने के लिए गुड फेथ में अगर उसको कोई भी अमाउंट दे रहा है वो, तो वो भी क्लेम कर सकता है वो इंडेमनीफायर से। मतलब 3 चीजें कर सकता है, ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट, ऑल सम। ये यहाँ पे उसका एनालिसिस भी दिया है, तो सेम इजी लैंग्वेज में दिया है ये। डैमेजेस भी तो मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे डैमेजेस कॉस्ट जो तुम बताए, तो कॉस्ट हाँ डैमेजेस और सम मतलब भी तो हुआ एक अमाउंट ही, कॉस्ट मतलब भी अमाउंट ही हुआ, और हाँ, नहीं वही हुआ, बट डैमेजेस, डैमेजेस वो भी मॉनेटरी टर्म में डैमेजेस हुआ, तो तो मतलब नहीं, तीनों में डिफरेंस क्या नहीं, हुआ, तो तीनों तो सेम चीज है। डिफरेंस ये है ना, डैमेजेस जो है मतलब टू पे इन एनी सूट, मतलब अगर जो नुकसान हुआ है ना उसका, जैसे कोई भी आग लगी है कहीं पे, तो वो डैमेजेस हो गए। और उसके अगेंस्ट अगर वो कोई केस लड़ रहा है, तो वहां पे जो कॉस्ट लग रही है ना केस लड़ने में, तो वो कॉस्ट हो गई। और फिर जो सेटलमेंट करने में, जो कॉम्प्रोमाइज करने में जो सूट लग रहा है, वो हाँ ऑल हाँ, सम्स हो गए। यही यही पॉइंट मैं चाह रहा था कि तुम बोलो, अब क्लियर है, हम्म। कंटिन्यू अब करो। उसके अब उसके बाद में ये है कि व्हेन डज द लाइबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर कमिंस। अब वैसे तो एक्ट में कुछ नहीं लिखा है, बट स्पेसिफिकली जो कोर्ट्स वगैरह है वो ये मानते हैं कि जिस टाइम पे मतलब इंडेमनिटी होल्डर की, मतलब इंडेमनी होल्डर की जो लाइबिलिटी सर्टेन हो जाती है, हाँ भाई इसे देना ही है, उसी वक्त इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। बिकॉज इंडेमनीफायर ही प्राइमरी लाइबल होता है इसके अंदर, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। तो ये हाँ, था। प्राइमरी लायबिलिटी मींस इंडेमनिटी, इंडेमनीफायर की ही होती है, मतलब जैसे हाँ। इंडेमनी होल्डर। हाँ चलो कंटिन्यू करो। हम्म। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है कि 3 पार्टीज होती है, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर। श्योरिटी, श्योरिटी मतलब जो बंदा मतलब श्योरिटी देता है कि भाई इसने पेमेंट नहीं किया तो मैं कर दूंगा। और प्रिंसिपल डेटर जो पैसा लेता है, पैसा या फिर कुछ भी चीज है उसको वापस पे करनी है, वो प्रिंसिपल डेटर होता है। क्रेडिटर जिसको गारंटी दी जाती है, जिसके जिसको गारंटी दी जाती है। सो या जो उधार पे माल सप्लाई करता है, हाँ हाँ मतलब। हाँ वही। तो अभी ये है श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर। श्योरिटी जिसको गारंटी दी, जिसने गारंटी दी है। प्रिंसिपल डेटर जिसके बिहाफ पे गारंटी दी गई है, और क्रेडिटर जिसको गारंटी दी गई है। सो ये था। उसके हाँ बाद हो में गया ये है क्लियर आगे। कि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। इसके अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। एक तो होता है डेटर और क्रेडिटर के बीच में। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट नहीं की, तो उसका पेमेंट जो है श्योरिटी कर देगा। और श्योरिटी का मतलब राइट जो है अफेक्ट भी नहीं होगा, अगर जैसे क्रेडिटर ने मान लो कि डेटर को क्लेम ही नहीं किया, डेटर से पैसा मांगा ही नहीं, सीधा श्योरिटी के पास पहुंच गया पैसा लेने, तो उससे उसका राइट कोई इफेक्ट नहीं होता है, श्योरिटी को पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे उससे डेटर से उसने मांगा हो या ना मांगा हो क्रेडिटर ने। तो ये यहाँ पे टेबल भी दिया है। उसके बाद में है ये एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गारंटी, मतलब एक गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाने के लिए क्या क्या फीचर जरूरी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सेम वही फीचर्स है जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए थे, तो वहां पे यहाँ पे कुछ अलग है। एक वैलिड गारंटी बनाने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रिंसिपल डेट। प्रिंसिपल डेट मीन्स की मतलब पैसा, पैसा इन द सेंस कि अगर आप कुछ मांग रहा ही नहीं अगर बंदा, तो मतलब
यहाँ पे गारंटी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। अगर कुछ चीज, अगर सिक्योरिटी किसी चीज की तो देंगे, मतलब कुछ कोई उधार डेट, होना चाहिए, मतलब हाँ कुछ उधार डेट में उधार, चाहिए तो हाँ उधार। हाँ, तो अगर उधार कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो गारंटी किसी चीज की नहीं होगी। तो मेन इसका कंपोनेंट है कि प्रिंसिपल डेट होना चाहिए गारंटी बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सेकेंड है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होना जरूरी है गारंटी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। अगर वो नहीं होगा तो, कंसिडरेशन नहीं होगा तो गारंटी वॉइड है। गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। डायरेक्ट कंसिडरेशन, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डेटर और क्रेडिटर के बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए। और वो भी 3 फॉर्म में हो सकता है जो कंसिडरेशन है। मतलब अगर उसने कुछ काम कर दिया है तो वो भी कंसिडरेशन है, और कोई प्रॉमिस किया है तो वो भी कंसिडरेशन है, और अगर कुछ डेटर को, प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी कंसिडरेशन ही है गारंटी के लिए। थर्ड पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइबिलिटी। existence of liability is or a promises performance guarantee कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर लाइबिलिटी होनी चाहिए। अगर लाइबिलिटी नहीं है तो किसी चीज की गारंटी नहीं ले, मतलब किस चीज की गारंटी देंगे। तो लाइबिलिटी का तो एग्जिस्टेंस, फिर ये प्रिंसिपल डेट और एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, थोड़ा ये बताना। प्रिंसिपल डेट में तो लाइक पैसा होना चाहिए, लाइक कुछ भी अमाउंट होनी चाहिए। और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी के अंदर ऐसा नहीं है कि लाइक लाइबिलिटी तो है ही नहीं, तुरंत मैं कुछ वापस देना ही नहीं है, वापस भी देना है मुझे इन फ्यूचर, जो पैसा जो है फ्यूचर में वापस देना है, टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया टाइम तो फिर भी मतलब मैं मांग, मतलब गारंटी दी हुई है। टाइम बार्ड डेट जो होता है, लाइक 3 साल का पीरियड है तो उसके अंदर भी। हाँ ये मतलब ज्यादा क्लियर वो टाइम बाय डेट वाले एग्जांपल से होता है कि भाई उधार पे दे रखे हैं लेकिन अब वो लायबिलिटी मेरी खत्म हो गई, या प्रिंसिपल हाँ डेटर ने वैसा मान लो कुछ कि उस नहीं है। अमाउंट हाँ वैसा कुछ नहीं एग्जिस्टेंस या में है प्रिंसिपल अभी। डेटर को माफ वाफ कर दिया, बोला क्रेडिटर की भाई तू जा तू मौज कर, तो उसके बाद हम्म। ये लायबल नहीं होगा, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का चलो आगे करो। हम्म। फिर है नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। मतलब जो क्रेडिटर ने, क्रेडिटर जो है उसने मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट से जो है कोई भी उसने गारंटी नहीं ली है। अगर उसने ऐसे कोई गारंटी ली है, मतलब कोई भी, मतलब जो ऐसा कोई भी मटेरियल फैक्ट जो उसने छुपा लिया है जो कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकता है, ट्रांजेक्शन को इनवैलिड बना सकता है, और फिर उसने अगर उसकी अदरवाइज उसने गारंटी ऑब्टेन की है तो वो गारंटी इनवैलिड मानी जाएगी। फोर्थ पॉइंट ये है। फिफ्थ ये राइटिंग नॉट नेसेसरी। गारंटी जो है नेसेसरी नहीं है कि लिखी हुई हो, मतलब ओरल भी हो सकती है। और ज्वाइनिंग ऑफ अदर कोश्योरिटीज, ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि मतलब अगर अदर कोश्योरिटीज, अगर मतलब जो गारंटी दे रहा है उसने ये लगा दिया है, मतलब ये। तो एक एग्जांपल से समझाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। एग्जांपल एक ले सकते हो पोपली सर वाला, जो टाटा नैनो अगर मान लो कि किसी से रॉ मटेरियल उधार पे लेता है, उससे पांच हम्म। कंपनी रॉ मटेरियल उधार पे ले रही है, तो हम्म। पांचों कंपनी अगर मतलब एक कंपनी ने बोला कि भाई पांचों से तुम अगर ले लो गारंटी, देन आई विल ऑल्सो बी बाउंडेड बाय देम, मतलब डेट लाइबिलिटी जो पार्ट होगा वो मैं पे कर दूंगा। अब पांच में से एक कंपनी ने भी उसका गारंटी नहीं लिया, तो टाटा मोटर जो है वो भी बोला कि भाई मैं तेरा क्यों गारंटी दूंगा, मैं तुझे अकेले अकेले मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, तो तू अपने क्रेडिटर से तू अपना पे कर, क्रेडिटर का मैं कोई लाइबिलिटी ये नहीं पे करने वाला, और क्रेडिटर के लिए मैं वो श्योरिटी भी नहीं हूँ एक तरह से। तो उसी को लाइन में यहाँ पे फ्रेम करके दिखाया गया है, वो एक बार लाइन पढ़ सकते हो तुम वैसे चाहो तो। एक बार वापस बोलना, मुझे नहीं समझ आया है। और वापस अगर बोलूं तो जैसे मान लो एक रॉ मटेरियल सप्लायर है कार या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जो कि हम्म। असेंबल करके कार बनता है, तो कोई हम्म। चक्का प्रोवाइड करता है या समझ लो ना कोई भी इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है उधार हम्म। पे। हम्म। हम्म। अब वो रॉ मटेरियल लोहा या कोई चीज लेता है किसी और से, हम्म। और ये मतलब फिनिश गुड बना के जो कार असेंबल का एक पार्ट है वो बना के पांच कार कंपनियों को देता है। और इसने हम्म। बोला कि भाई मुझे ना मतलब क्रेडिटर उसका जो उधार पे रॉ मटेरियल देता था ये जो कार का पार्ट बनाने वाले कंपनी को, उसने बोला कि हम्म। भाई तू अपना जिसको सप्लाई करता है आगे से उससे मुझे गारंटी दिलवा दे, देन आई विल सप्लाई यू मटेरियल्स। तो अब इन पांचों कंपनियों का प्रोडक्शन रुक जाता है अगर उसका असेंबलिंग का एक पार्ट नहीं मिलता, क्योंकि कार में सारा पार्ट चाहिए होता है। अब व्हील मान लो नहीं मिलेगा तो फिर वो गाड़ी कोई थोड़ी लेगा, कार तो पार्ट हम्म। में नहीं बिकता ना। हम्म। तो अब इसने बोला कि भाई चार पांच कंपनी जिसको तू सप्लाई करता है सबसे दिलवा दे गारंटी। अब टाटा ने भी नहीं, मतलब उसने बोला कि गारंटी दिलवा दे, टाटा ने कंडीशन ये रखी भाई तू अकेले अकेले मुझे तो माल नहीं सप्लाई करता, पांच कंपनियों को करता है, पांचों को बोल कि भाई सब अपना अपना थोड़ा सा गारंटी दें, क्योंकि सारा अमाउंट का मैं गारंटी क्यों लूं, क्योंकि तू मुझे तो 1/5 माल सप्लाई करता है या 30% माल सप्लाई करता है।
तो इसने बोला ठीक है मैं हम्म, पांचों से गारंटी ले लूंगा। अब लास्ट में देखा गया जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया इंटर, तो पता चला कि भाई पांचों में से एक कंपनी ने भी गारंटी नहीं दी थी, अकेले डाटा से गारंटी ले लिया था। अब डाटा बोला कि भाई मैंने पहली कंडीशन रख दी थी कि जब को सिक्योरिटी ज्वाइन होंगे देन ओनली आई विल बी लायबल। तो इस केस में टाटा अच्छा, लायबल नहीं होगा क्योंकि ज्वाइनिंग ऑफ को सिक्योरिटी है ही नहीं यहाँ पे। ओके। तो यही था ये ज्वाइनिंग ऑफ अदर कोश्योरिटीज वाला पॉइंट, कि अगर अगर उसने कंडीशन रखी कि बाकी कोश्योरिटीज ज्वाइन करेंगे तो ही मैं लाइबल हूँ, तो अगर वो नहीं करते हैं उस केस में तो वो लाइबल नहीं होगा, मतलब जो एक पर्टिकुलर गारंटी देने वाला। उसके बाद ये है कि टाइप ऑफ गारंटी दो तरीके की होती है, स्पेसिफिक गारंटी और कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी में ये है कि सिंगल स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए, कि एक ट्रांजेक्शन है, हाँ भाई, मतलब एक जैसे कुछ भी कितने भी अमाउंट का एक ट्रांजेक्शन है, वो कंप्लीट होते ही, मतलब वो कंप्लीट होते ही गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी खत्म हाँ हो हाँ जाएगा। क्लियर है आगे बोलो। और उसके सिंगल आगे ट्रांजेक्शन एक, के लिए जो guarantee। हाँ, और कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो कि मतलब चलते जाते, जब तक उसको रिवोकेशन नहीं हो जाता उसका, तब तक वो चलते जाएगा, तो वो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी हो गया। तो रिवोक करने का क्या क्या मतलब तरीका है, रिवोक हाँ, कैसे अभी कैसे हो अभी सकता है? आगे आएगा वो रिवोक करने का भी। और ये डिफरेंस है ठीक कॉन्ट्रैक्ट ठीक। ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। ये इंपॉर्टेंट, ये तो एक बार रीड कर लेना, ये वाला। उसके बाद ये नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी, मतलब श्योरिटी की लाइबिलिटी कब तक होती है, मतलब जो श्योरिटी है उसको कब कब वो लाइबल होता है। तो श्योरिटी की लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव है प्रिंसिपल डेटर के, इसका मतलब ये है कि जितनी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है उतनी ही लाइबिलिटी श्योरिटी की होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ये बोल रहा है द टर्म कोएक्सटेंसिव का मतलब यही होता है कि जितनी लाइबिलिटी डेटर की है उतनी ही श्योरिटी की होगी, अगर उसने कुछ मेंशन स्पेसिफिक नहीं किया है कि मैं इस अमाउंट तक ही पे करूंगा, ओनली ऑन। और जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है ये डिफॉल्ट पे ही अराइज होती है प्रिंसिपल डेटर की। मीन्स अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो जो लाइबिलिटी है सिक्योरिटी की वो सेकेंडरी इन नेचर है। और उसके अंदर इंडेमनीफायर, मतलब इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी प्राइमरी होती है, इसके अंदर मतलब सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है श्योरिटी की। और हाँ थर्ड पॉइंट बोल रहा है वेयर अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी आल्सो सीजेस। अगर मतलब अगर कोई भी डिफेक्ट हो डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर किसी भी चीज के अंदर, अगर डेटर लाइबल नहीं है ना, तो उस केस में श्योरिटी की लाइबिलिटी भी रुक जाती है। मतलब जैसे कुछ भी, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ वैलिड टर्म्स नहीं है जिस वजह से डेटर लाइबल नहीं हो पा रहा है, तो अगर डेटर लाइबल नहीं है तो श्योरिटी भी लाइबल नहीं होगा। एंड यहाँ पे फोर्थ सबसे पॉइंट, बेटर एग्जांपल वही टाइम बाय डेट या फिर सिक्योरिटी मतलब क्रेडिटर ने माफ कर दिया उसका पैसा, या ऐसा कुछ जो केस आता है। क्योंकि जब तक क्रेडिटर ये मतलब प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं होगा तब तक फिर वो पैसा वसूल किससे करेगा सिक्योरिटी। तो जब तक प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं है मतलब क्रेडिटर के सामने, तब तक सिक्योरिटी का भी लायबिलिटी एराइज नहीं होगा। को एक्सटेंसिव इन नेचर को उसी तरह से ये किया गया है पॉइंट ऑफ। फिर ये है कि फिर फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि श्योरिटीज लाइबिलिटी कंटिन्यूज। इसके अंदर ये है कि प्रिंसिपल डेटर को चाहे सू किया हो ना किया हो, लेकिन श्योरिटी की लाइबिलिटी कंटिन्यू रहती है। अगर चाहे क्रेडिटर तो सीधा श्योरिटी से मांग सकता है पैसा, डेटर से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि तुम उससे पहले पैसा मांगोगे। सो ये था। फिर अब आता है नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी कैन बी समड अप, इसको ही मतलब शॉर्ट में लिख दिया है जो 4 पॉइंट्स से। अभी liability of two person primarily liable not affected by arrangement between them that one shall be surety on others default। इसके अंदर ये बोला इसका है, एग्जाम्पल समझा सकते हो कि जैसे एक चेक है, चेक में दो आदमियों ने साइन कर दिया, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसमें दो आदमियों ने साइन कर दिया, और उसमें से एक बोल रहा है कि भाई मैं सिक्योरिटी हूँ, इस एक से पैसा मांगो देन मैं पे करूंगा। अब इस केस में दोनों जो है दोनों को पे करना पड़ेगा, और दोनों ही मतलब प्रिंसिपल डेटर का एक्ट कर रहा है, मतलब दोनों में से एक नहीं प्रिंसिपल डेटर है और ना एक कोई सिक्योरिटी है। अब कोई दो आदमी मिलके चेक दान कर रहा है किसी को, बोला कि भाई तू फर्स्ट पार्टी से मांग ले, फिर सेकंड अगर वो नहीं देता है तो मैं पे करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दोनों से वो पैसा रिकवर करेगा एट अ टाइम। तो दोनों का लायबिलिटी प्राइमरी हो जाएगा, वही बताने का कोशिश है शायद। हाँ यही है।
फिर अभी आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, मतलब श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज हो सकता है। तो 3 तरीके हैं जिससे श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है। फर्स्ट रिवोकेशन, सेकंड कंडक्ट, थर्ड इनवैलिडेशन। रिवोकेशन अगर मतलब वो रिवोक कर ले, अलग अलग तरीके से रिवोकेशन हो सकता है गारंटी का। सेकंड कि ऐसा कोई कंडक्ट कर दे क्रेडिटर जिससे कि गारंटी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाए, और या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वही इनवैलिड हो जाए तो डिस्चार्ज हो जाएगा श्योरिटी। अब ये देखते हैं आगे। तो रिवोकेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट हो सकता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस। अगर उसने नोटिस दे दिया है श्योरिटी ने कि वो अब से फ्यूचर में लाइबल नहीं होगा, तो उस वहां से उस दिन से रिवोकेशन हो जाएगा और श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी के लिए, फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। लेकिन जो पास्ट में हुए हैं उनके लिए वो लाइबल अभी भी रहेगा। आगे है रिवोकेशन बाय श्योरिटीज डेथ। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो अपने आप ही श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है और श्योरिटी की सारी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है जिस दिन उसकी डेथ हो जाती है फ्यूचर नहीं ट्रांजेक्शन नहीं, के लिए। सारी लाइबिलिटी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए खत्म होती है। प्रेजेंट हाँ वही ट्रांजेक्शन तो, जो ये जो पास्ट हो चुके हैं पास्ट में उनके जो लिए किया नहीं है होती वो है। सारा रहता है, मतलब उस हम्म। मोमेंट से जब से उसका डेथ हुआ तब से खत्म हो जाता हम्म। और थर्ड है बाय नोवेशन, मतलब कोई नया कॉन्टेक्ट बना लिया है, उसी को हटा के नया कॉन्टेक्ट बना लिया, तो उस पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए श्योरिटी डिस्चार्ज हो चुका है और नए वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब जो भी उनकी नई टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग श्योरिटी लाइबल हो जाएगा। है। हाँ, नोवेशन मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना, फाउंडेशन में भी था शायद ये अपने। हम्म। उसके बाद में आते कि ऐसे कौन सा मतलब कंडक्ट है क्रेडिटर के जिससे कि मतलब वो हो सकता है। अब क्रेडिटर ने टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर दिया है, मतलब बिना उससे श्योरिटी से पूछे, जिससे कि फर्क भी पड़ रहा है मतलब उसके अंदर वेरिएशन से कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी के इंटरेस्ट को फर्क पड़ रहा है, तो इस वजह से वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा श्योरिटी, अगर क्रेडिटर ने टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर लिया बिना श्योरिटी को पूछे हुए। सेकेंड है हाँ, डिस्चार्ज ऑफ। इसमें एग्जांपल एक ले सकते हो सबसे अच्छा कि अगर मान लो कि बैंक ने गारंटी ली मिस्टर मुकुंद की, और तुमको लोन दे रहा है हम्म। बैंक। बैंक ने बोला था कि भाई मैं 50,000, मतलब मुझसे 50,000 की गारंटी ली और तुम्हें लोन दिया 40,000 का ही। तो वो कोई मटेरियल नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लाइबिलिटी 50,000 तक हो सकता था, बैंक ने उसे कम करके 40,000 किया। तो उस केस में जो है श्योरिटी का जो है मतलब क्रेडिटर के कंट्रैक्ट से वेरिएंस नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि वो कोई मटेरियल वेरिएंस नहीं है। हाँ, जब ऐसा हुआ कि मैंने बोला था 50,000 और मेरे नाम पे ही गारंटी 1 लाख का लोन दे दिया, तो दैट इज अ मटेरियल थिंग। बट तुम्हारा लाइबिलिटी और प्रिंसिपल लेटर का लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली श्योरिटी का लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो वो कोई मटेरियल वेरिएंस नहीं है। तो बस वही बताने का तो मतलब कोशिश इसका है। मतलब ये है कि अगर एंड उसके बेनिफिट कंटिन्यू में करो। चेंजेस, अगर उसके बेनिफिट में चेंजेस आ रहा है तो मतलब ये लाइबल नहीं होगा, मतलब श्योरिटी डिस्चार्ज हाँ नहीं होगा। हाँ और अगर बेनिफिट में हाँ। नहीं है तो फिर वो हो जाएगा डिस्चार्ज। ओके। तो अभी यही है कि अगर डिस्चार्ज प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज कर देता है, मतलब कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है प्रिंसिपल डेटर के साथ श्योरिटी से पूछे बिना, और ऐसा कोई काम कर देता है जिसे कि प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया, लाइक प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट पे कर दिया है, तो फिर लाइबल ही नहीं रहेगा श्योरिटी, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा इस तरीके से भी। एंड थर्ड पॉइंट इज डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद, मतलब कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा जब प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर श्योरिटी से बिना पूछे टाइम दे देता है कि भाई मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ और मैं तुम आराम से पैसा दे देना, या फिर ये बोल देता है कि मैं तुम्हें सू नहीं करूंगा इतने टाइम तक, अगर ये बिना पूछे कर रहा है तो श्योरिटी से, तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा श्योरिटी अपने उससे मतलब लाइबिलिटी से। और अभी यहाँ पे ये केसेस है कि जहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, केसेस वेयर श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज। तो फर्स्ट केस है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पर्सन के साथ हुआ है प्रिंसिपल डेटर, मतलब प्रिंसिपल डेटर को टाइम देने का, तो वहां पे जो है श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, बिकॉज उसका इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब नहीं है। मतलब थर्ड पर्सन के साथ क्रेडिटर ने अगर कोई भी कॉन्टेक्ट किया है कि मैं उसे टाइम दूंगा प्रिंसिपल डेटर को, तो यहाँ पे कोई उसका रिलेशन नहीं है, सो इट जस्ट श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। और एक ये क्रेडिटर्स फोरबियरेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। हेलो। हाँ, श्योरिटी स्टिल हाँ, लाइबल, कंटिन्यू करो। मतलब इसके अगर मतलब अंदर क्रेडिट
जाता है ना, तो उस केस में भी वो सिक्योरिटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। हाँ, अगर वो थोड़े टाइम तक एक्शन भी नहीं ले रहा है तो फिर भी वो डिस्चार्ज नहीं होगा, मतलब जब भी लेगा तो श्योरिटी लाइबल ही रहेगा। उसके बाद में डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। मतलब ऐसा कोई काम कर देता है क्रेडिटर जो कि इनकंसिस्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट से, तो फिर मतलब श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। They go down the loan was also guaranteed by। उसके बाद ये है कि बाय द इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कब कब इनवैलिड हो जाएगा। तो फर्स्ट है कि मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर उन्होंने गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया है क्रेडिटर ने गारंटी, तो और कुछ भी मटेरियल फैक्ट छुपाया है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा गारंटी का। और कोई भी कंसीलमेंट फैक्ट छुपाया है साइलेंस में रह के, मतलब उसने बताया नहीं है, तो उसी में भी इनवैलिड हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। दो हो गए, मिस रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट। और एक ये है कि क्रेडिटर जब तक मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को-श्योरिटी जॉइन, कि जो गारंटी जिसने दिया है वो ये बोल रहा है कि को-श्योरिटी जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक वो भी ज्वाइन नहीं करेगा और वो भी पेमेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही है कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर बाकी को-श्योरिटीज ने ज्वाइन नहीं किया। तो अभी ये है राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी का राइट्स तीन लोगों पे अगेंस्ट है, क्रेडिटर के अगेंस्ट है, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट और श्योरिटी के अगेंस्ट, श्योरिटी को श्योरिटीज के अगेंस्ट श्योरिटी के। तो फर्स्ट है कि प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट श्योरिटी के क्या क्या राइट्स है। राइट ऑफ सब्रोगेशन, कि अगर उस राइट ऑफ सब्रोगेशन मतलब हो गया कि क्रेडिटर के जूते में वो सिक्योरिटी का ना, मींस सिंपली बोले तो जैसे ही हाँ क्रेडिटर ने वही, पैसा मांगा उससे मतलब प्रिंसिपल डेटर से, तो वैसे ही उस टाइम जो राइट्स क्रेडिटर के पास है प्रिंसिपल डेटर्स के अगेंस्ट, वो राइट्स श्योरिटी के पास आ जाएंगे सेम, मतलब अगर श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया है क्रेडिटर को। हाँ। और सेकंड है इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। इम्प्लाइड प्रॉमिस के अंदर ये है कि अगर उसने इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी, यहाँ है कि इम्प्लाइड प्रॉमिस रहेगा कि श्योरिटी को इंडेमनीफाई करने का, मतलब जो प्रिंसिपल डेटर है उसका ये राइट है कि वो सारा पैसा जो श्योरिटी को दे, जो कि श्योरिटी ने पे किया है क्रेडिटर को, लेकिन उतना ही देगा जो कि राइट मतलब जो बनता है उसका हक, उतना ही पैसा देगा। अगर श्योरिटी ने रॉन्गफुली अगर कोई भी पैसा क्रेडिटर को दिया है तो वो पैसा श्योरिटी क्लेम नहीं कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से। तो अब यहाँ पे ये है क्रेडिटर के राइट, श्योरिटी के क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या क्या राइट है। फर्स्ट ये है कि कोई भी अगर सिक्योरिटी रख रखी है, मतलब अगर क्रेडिटर को किसी डेटर ने सिक्योरिटी दे रखी थी, तो उस सिक्योरिटी को मतलब वो सिक्योरिटी की जितनी अमाउंट है उसको क्लेम करने का हक है श्योरिटी के पास में क्रेडिटर से, और उसकी जितनी भी जो अमाउंट बनती है उसकी वैल्यू की, तो उसको रखने का भी हक है मतलब श्योरिटी के पास में, अगर वो पेमेंट करता है डेटर के बिहाफ पे। तो एंड सेकंड थिंग इज राइट टू सेट ऑफ, अगर डेटर ने कोई भी पहले पैसा दे रखा है तो उसको भी वो सेट ऑफ कर सकता है, मतलब श्योरिटी जब वो पेमेंट कर रहा है क्रेडिटर को। हाँ। एंड थर्ड थिंग इज राइट टू शेयर रिडक्शन। शेयर रिडक्शन मतलब क्या है कि अगर वो मतलब जो डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, फिर भी श्योरिटी लाइबल तो रहेगा, लेकिन जिस जिस अमाउंट तक मतलब जो भी प्रोपोर्शनेट क्लेम जो हिस्सा बन रहा है डेटर का, जो डेटर से मिल चुका है मतलब इसको क्रेडिटर को, वो पैसा कम हो जाएगा, उतना पोर्शन कम हो जाएगा, बाकी का श्योरिटी को देना पड़ेगा। मतलब इस केस में ये बताना कि जैसे मान लो कि 100 में से 40 रुपया रिकवर हो पाया हाँ। किससे, प्रिंसिपल डेटर से, तो ये 60 पैसा पूरा रिकवर होगा या प्रोपोर्शन में रिकवर होना, मीन्स 40 नहीं, पैसा ही रिकवर होगा फिर? मतलब कि ऐसा है कि 40 पैसा अगर जो डेटर है उससे कवर हो गया है तो 60 रुपया जो है श्योरिटी देगा, मतलब जो क्लेम हो चुका है प्रोपोर्शनेट तो ले ही लेंगे डेटर से, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देंगे तो फिर डेटर।
फिर ये सेट ऑफ वाले में ही क्यों नहीं कवर हो गया ये फिर? तो सेट ऑफ में तो ये है कि अगर पहला कोई पेमेंट दे रखा है, उसने डेटर ने कोई पहले पेमेंट दे रखा है, तो उसको हाँ हाँ, सेट ऑफ समझ गया करेंगे। समझ गया। चलो हम्म। ठीक। हाँ, और अभी ये है कि कोश्योरिटीज के अगेंस्ट उसका क्या राइट है। उसका ये है कि कोश्योरिटीज को कंट्रीब्यूट करना इक्वली, मतलब जो सारी कोश्योरिटीज है उनको मिलके कंट्रीब्यूट करना है इसके अंदर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब गारंटी के अंदर अगर कुछ भी होता है लॉस, अगर मतलब वो पेमेंट डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, लेकिन अगर किसी ने गारंटी मतलब कॉन्टेक्ट कर रखा है कि मैं इस अमाउंट तक ही लाइबल हूँ, तो वो अमाउंट, वो जो लाइबिलिटी ऑफ कोश्योरिटी इज बाउंड इन डिफरेंट सम, तो जिस सम तक उन्होंने इसको इसको लाइबिलिटी। एग्जांपल से दिखा सकते हैं कि जैसे डिफरेंट सम के लिए लाइबल है। मान लो कि एक ने 30,000 का गारंटी ले रखा है, एक ने 40,000 का, एक ने 50,000 का, और लाइबिलिटी मोटा मोटा 1 लाख का है। तो सबसे पहले तो 1 लाख का 1/3 कर दें तो 33,000 हो जाता है। तो 30,000 के लिए ही हम्म। पहला वाला लाइबल होगा, तो उससे 30,000 कवर कर दिया जाएगा। बाकी जो बचा तो फिर ये लाइबल है कितने के लिए? 40,000 के लिए। तो इससे हम जो है हम्म। 36 दोनों से ले सकते हैं। तो मतलब ये है कि जहाँ डिफरेंट सम के लिए है तो वहां पे पहले इक्वली इक्वली करेंगे, उसका लिमिट जहां तक है उस तक वहां मतलब क्रॉस हो रहा है जहां से लिमिट, तो अगले वाले में स्विच कर देंगे, अगले 2 या 3 जो बच रहे हैं उसमें। हम्म। उसके यही बाद है। तो यूनिट खत्म हो गया, और मेरे हिसाब हाँ, से टाइम भी 3 मिनट बच रहा है। तो फिर अगला बाकी की यूनिट, दो। नहीं नहीं वो करूंगा करूंगा अभी करूंगा। ये रेकरिंग मीटिंग है, मतलब वही लिंक से फिर से ज्वाइन हो सकते हो। तो 3 मिनट बाद वैसे ज्वाइन हो सकते हो, और अभी अच्छा चाहो तो शेयर ठीक कर है, सकते हो स्क्रीन। तो रिवीजन 2 करूँ मैं? रिवीजन स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है मेरा। नहीं नहीं, अभी स्क्रीन गायब हो गया एकदम। अच्छा वेट, अभी हो गया। हाँ अभी तो लग तो रहा है। ये कुछ पेमेंट डाउट मतलब बॉक्स में मैसेज आ रखा है। नहीं, मैंने वो शायद कर दिया है खत्म। मैसेज था एक आधा। अच्छा, ओके। चलो फिर बेलमेंट प्ले स्टार्ट करो। हाँ अच्छा ठीक है। तो यही है बेलमेंट। फर्स्टली हमें ये समझ लेना है कि बेलमेंट होता क्या है। तो बेलमेंट के अंदर ये है कि मतलब मैं अपना गुड्स जो है किसी को यूज करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रही हूँ, जिसको मैं वापस लूंगी, मतलब सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर कर रही हूँ, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रही हूँ, वही बेलमेंट होता है। अब इसी को कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में कर लेंगे, जो लीगल इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में दो पार्टीज होती हैं, बेलर एंड बेली। बेलर द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो मतलब डिलीवर करता है गुड्स, वो बेलर होता है, मतलब जिसका गुड्स होता है वो बेलर होता है। और बेली जिसको गुड्स दिया जाता है, जिसको गुड्स दे रहे हैं, वो बेली होता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को बनाने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, वो है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है। फर्स्टली एक मेन चीज याद रखने वाली ये है कि बेलमेंट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का बनाने के लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। इट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसके अंदर डिलीवरी ऑफ गुड्स मैटर करता है बेलमेंट के अंदर। मतलब बेलमेंट जो है मूवेबल गुड्स का ही हो सकता है, इमूवेबल गुड्स का नहीं हो सकता। बट डिलीवरी जो है दो तरीके से हो सकती है, एक्चुअल डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी के अंदर फिजिकली हम गुड्स को ट्रांसफर करते हैं, फिजिकली हैंडेड ओवर, मतलब दूसरे के हाथ में देते हैं। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर ऐसा मतलब कोई भी जो उस गुड्स को मतलब वो करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, डॉक्यूमेंट ऑफ, मतलब जैसे की ऑफ कार का एग्जांपल दिया है कि की ऑफ कार अगर मैंने दे दी है रिपेयर करने के लिए, तो वो एक की ऑफ कार ही सिंबल है डिलीवरी ऑफ गुड्स का। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को बनाने के लिए जरूरी है पर्पस, मतलब किसी भी पर्पस के लिए डिलीवर किया जाना चाहिए, तो वो पर्पस एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज पोजेशन। पोजेशन में मतलब बेलमेंट के अंदर जो पोजेशन है गुड्स का वो चेंज होता है, लाइक फिजिकल डिलीवरी होती है, बट ओनरशिप चेंज नहीं होती है। एंड इसके अंदर एक ये चीज भी है कि जो हम ऑर्नामेंट्स, मतलब जो भी अपना गोल्ड वगैरह जो होता है बैंक लोकर के अंदर रख रहे हैं, तो वो बेलमेंट नहीं है, बिकॉज उसके कीज जो है हमारे पास ही रहते हैं। हाँ, अगर वो कीज अपन ने किसी को दे